सेशंस का जो हम पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, ICW होंगे, मेरे सवालात होंगे, सारी चीज़ें। और पहले ये बताओ कि सोले ने क्विज दिया था वो सही हो गया? कौन सा क्या था पहले सवाल में? ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट। अच्छा तो सवाल की थीम तो बताओ ना, कुछ तो याद होगा तुम लोगों को, या भूल गए बिल्कुल? नहीं, केस बताओ, केस केस स्पेसिफिक केस होता है ना, हवा में बात नहीं होती है। व्हेनेवर यू आर इन फर्म, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑडिट, देयर शुड बी अ स्पेसिफिक केस। हाँ सवाल देखो, ये बात होनी चाहिए, जल्दी सवाल देख के बात करेंगे। ताजदार लाइटें जला दे ये वाली, मज़ा नहीं आ रहा। बस सही है। नहीं नहीं, अब पूरा रीड करो, उसमें लिखा हुआ क्या है, अगर सवाल है आपके पास। ताजदार या तुम जल्दी। सही है। ईयर एंड 31 अक्टूबर है और नवंबर में ट्रांजैक्शन हुई हैं। अच्छा, और वो अकाउंट फॉर कब हुई हैं? अगले साल ही हुई हैं। नहीं देखो, सीन ये है, सिचुएशन समझते हैं पहले। सिचुएशन इसके अंदर ये है कि भाई ईयर एंड आपका 31 अक्टूबर है, आपका पेबल लेजर खुला हुआ था। अच्छा, पेबल लेजर खुले होने का मतलब ये है कि भाई आपने क्लोज नहीं किया, वरना तो क्लोज हो जाता है ना, क्लोजिंग नहीं की उसकी। अच्छा, क्लोजिंग मतलब अकाउंट्स क्लोज होगा, अब जो होगा अगले साल होगा, सही है। अच्छा, इसने क्या किया, उसी केस के अंदर अगले साल जाकर कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं। अच्छा, अब वो ट्रांजैक्शंस की जो परचेजिंग है, परचेजेस भी किए हैं इसने, वो सही है। तो पेबल लेजर परचेजेस किए होंगे, वो परचेजेस किए हैं कब? ईयर एंड के बाद। रिकॉर्ड भी कब हुआ है? 3 नवंबर को। अब क्या उस सवाल के अंदर ऐसी इंडिकेशन है कि वो माल रिसीव हुआ है पहले या इनवॉइस रिसीव हुई है पहले? ऐसा कुछ भी नहीं। अब उसकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन क्या लिखी है हमने, जो सवाल में लिखी है हमने सोल्यूशन में, वो क्या लिखी है? सही है। अब देखो वो क्या रहा है, सवाल बड़ा है इसमें, आपने टेबल 1 और 2 करके रिसीवेबल और पेबल क्या है, लेकिन उसके बाद आखिर में ये भी है कि फाइनेंस डायरेक्टर हैज इन्फॉर्म्ड यू दैट ही इज नॉट प्रपोजिंग। अब देखो फाइनेंस डायरेक्टर इसमें इन्फॉर्म कर रहा है कि वो इज टू मेक इट इज नॉट प्रपोजिंग टू मेक एन एडजस्टमेंट फॉर पेड पेबल्स, पेमेंट रन मेड ऑन 3rd November एज अ टोटल पेमेंट ऑफ 4,90,000 would only require a change to paid payables and the bank overdraft, both of which are correct. अच्छा देखो, अब सीन क्या है उसमें, कहानी समझो। उसने कहा कि भाई एक अमाउंट है, सही जी, जो इसने पे की है, सही 4 लाख रुपए की। अच्छा, उससे होगा क्या, उसने उसको अकाउंट फॉर किया ईयर एंड के बाद 3 नवंबर को। अच्छा, ऑडिटर उसको कह रहा है कि भाई इसको करो ईयर एंड से पहले, क्योंकि वो हुआ ईयर एंड से पहले, क्योंकि तभी तो वो कह रहा है कि वो मना कर रहा है। तभी फाइनेंस डायरेक्टर क्या कह रहा है कि मैं इसकी एडजस्टमेंट, और वो जवाब क्या दे रहा है इस बात का समझना। वो कह रहा है क्योंकि अगर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करूं वो भी करंट लायबिलिटी है, और मैं ट्रेड पेबल की बात करूं वो भी, तो उसके ये बेसिस यूजलेस है। यूजलेस क्यों है समझो, यूजलेस इसलिए क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन का मसला है। क्योंकि एंट्री क्या बननी चाहिए पता है, लायबिलिटी डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, क्योंकि उसके बाद पैसा अवेलेबल अगर नहीं है तो मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, पर एक लायबिलिटी खत्म हो गए दूसरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो कह रहा है कि भाई रेदर देन मैं ये हरकत यहां करूं, मैं आगे जाके कर रहा हूं। तो दिस इज टेक्निकली एन एरर, या अकाउंटिंग की मिस स्टेटमेंट है। सही जी। अब सोल्यूशन रीड करो, उसमें हमने क्या लिखा है ड्राफ्टिंग में। The company made a payment run of 4,90,000 for payables on 3rd November, which is post year end. Trade payables which were outstanding at the year end have been understated
paid. In addition, the bank overdraft is overstated as the payments are recorded as coming out of the year-end bank balance. This is evidence of window dressing, as the company has attempted to record a lower level of payable obligations at the year-end. The finance director's argument that no adjustment is necessary because the balances affected are both current liabilities is irrelevant, as although both balances are liabilities, they should each still be materially correct. The amount देखो अब वो क्या कह रहा है कि इसमें क्लासिफिकेशन का मसला है। अब हुआ क्या, उसने एक पेमेंट रन चलाया है ईयर एंड के बाद, सही ना, इसको यूं समझ लेते हैं, पेमेंट रन चलाया ऑनलाइन, मतलब आप भी साथ रहिएगा, इसमें उसने पेमेंट रन चलाया ईयर एंड के बाद, तो टेक्निकली आप मुझे बताएं इसकी अकाउंटिंग एंट्री बननी भी चाहिए ईयर एंड के बाद। उस बेवकूफ ने बनाई है ईयर एंड से पहले। अच्छा, जब उसने ईयर एंड से पहले उसकी एंट्री बना दी तो टेक्निकली उसने किया क्या, अपने बैंक ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया या व्हाट्सएवर बैंक को क्रेडिट कर दिया और अपने अकाउंट्स पेबल को डेबिट कर दिया। अच्छा, उसने ये अकाउंटिंग एंट्री बना के टेक्निकली अपनी ट्रेड पेबल की लायबिलिटी को अंडर स्टेट कर दिया। एंड आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट कि दूसरी लायबिलिटी को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। यहाँ पे मसला ये नहीं होता कि एक लायबिलिटी कम हो गई दूसरी इंक्रीज हो गई, क्लासिफिकेशन का भी इशू है। तो क्या डू यू गाइस कंसिडर दिस टू बी अ मिस स्टेटमेंट? यस। तो इस वजह से रिपोर्ट पे आप अपना ओपिनियन क्या कर देंगे, मॉडिफाई, इफ दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, इफ दिस कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। ऑनलाइन वालों आप सब क्लियर है, ये बात पक्की बात है। तो इसमें सिंपल केस ये था कि ईयर एंड पे वो चस्सी एंट्री बना के बैठा हुआ है, जबकि एंट्री बनानी चाहिए ईयर एंड के बाद। तो दिस इज अ मिस स्टेटमेंट। क्लैरिटी है? हेलो, हाँ जानी, मुझे 2 मिनट दे, मेरे को कॉल करता हूँ, खाली सवाल देके 2 मिनट दे, 2 मिनट। हाँ 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 हाँ। अच्छा भाई, खैर यहाँ तक कोई मसला, अब पूछो और कुछ इस क्विज के अंदर। नहीं तो ये तो सही है ना, ये तो लिखते हैं हम भाई, क्वालिफाइड में हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट फॉर तो लिखते हैं। इसमें 8.1 मिलियन की लायबिलिटीज गिवन टोटल, और जब आप इसको 490 को 8.1 से करेंगे तो मटेरियल लेवल से आ रहा है, तो मटेरियलिटी तो मटीरियल है ना, सही है। तो सिंपल है, हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे इस पर, बिल्कुल। अब कोई मसला, चलें खैर आज तो एक तो खैर वो आपको बेसिक सा क्विज दिया था ना, आज से आपका दिमाग घुमाना शुरू करूंगा तब तक जब तक रीड नहीं हो जाओ कि सबके आंसर क्या हो, मैच हो। पहला सवाल पास पेपर का, यू आर द ऑडिट पार्टनर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सही है जी, फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 आर प्रेजेंट अंडर योर कंसिडरेशन। इंडिपेंडेंट मैटर्स हैं, पहले को दूसरे से मिक्स नहीं करना। आगे, पायनियर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैड इंप्लीमेंटेड अ न्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन 2021 ड्यू टू हाई प्रेशर फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि प्रेशर है ऊपर से, आप दस्ती इसको अप्लाई करें। अच्छा, जब आप एक मैं आपको चीज सिखाता हूं, जब किसी कंपनी के अंदर नया सॉफ्टवेयर आता है तो पहले अकाउंटिंग हो रही होती है दूसरे सॉफ्टवेयर पे, अब अकाउंटिंग होगी। तो देखो एक तो मसला ये आता है जब यहां से डेटा यहां पे माइग्रेट होता है ना और दस्ती चीजें होती हैं तो उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक काम सुकून से करें वो तमीज से होता है, एक काम जल्दबाजी में करें वो गलत होता है। ये बात हमने समझ ली। आगे देखिएगा, which had resulted in numerous errors in inventory payable receivable module of the software. You don't need to say anything, you have to write it. सही है जी। आगे, PEL staff is still in the process of identifying and rectifying the software deficiencies. वो अभी भी सॉफ्टवेयर की डेफिशिएंसी में लगा हुआ है, मतलब इनके इंटरनल कंट्रोल में मसला है क्योंकि गलत हो रहा है ना। आगे, the audit team has been unable to verify these balances through the alternative means. Inventory payable and receivable are appearing as 200 million, 150 million and 100 million respectively. Profit before tax आपका बस 500 मिलियन का है और नेट एसेट्स आपके आ रहे 1850। 7 मार्क्स हैं। पहला पास पेपर तुम कर रहे हो, वो तो ICW को किया था, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के हैं, 2022 का करवा रहा हूं मैं तुम्हें, सही है जी। मैंने कहा रिक्वायर्ड है इन ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन डिस्कस द रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, एस लगा हुआ है, रिपोर्टिंग। This means that whatever you are going to say, you need to say about overall report. बात समझ आ रही है? आपको पूरी रिपोर्ट के बारे में यहां पे बहस करनी है, तबसरा करना है, सिर्फ ओपिनियन की बात। यानी अगर ये तुम जो भी सिचुएशन देख रहे हो
इसका पूरी रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा ये आपने मुझे लिख के देना है। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से। आपने कहा कि ऑडिटर इज अनेबल टू वेरीफाई सर्टेन बैलेंसेस जो कि अलग अलग हैं, सही है। दिस कॉन्स्टिट्यूटेड स्कोप एंड यू कंसिडर दिस टू बी pervasive, and do we have to write why it is pervasive? Yes, because nahi, because it is not confined to a single element. Very good, very good. अच्छा, यहां तक बात, आगे बताओ। अच्छा भाई, here we can not say substantial portion of financial statements because this is not confined to a single element. But again you have, अच्छा देखो, जब ऐसे confusion हो ना, तुम लोगों को एक ट्रिक सिखाता हूँ। जब तुम लोगों को confusion हो ना कि substantial portion लिखना है या ये लिखना है, तो आपसे बोल देना कि भाई this is considered to be pervasive, सही है। तो अब देखो इसमें सीधा सीधा मुझे पता है ना, देखो भाई परवेजिव लिख के भंड मारने से अच्छा है कि आपसे परवेजिव लिख दो। अब बात समझें, कॉन्सेप्ट तो परवेजिव का ही है ना, सही है, पर यहां पे तो अपेरेंट मुझे पता है कि दिस इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, ऐसा ही है। और वो बोलता है इवन इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट्स द मटेरियल पोर्शन ऑफ द एफएस। बट मैं तो ये कह रहा हूं कि इवन इफ सो कन्फाइंड की तो बात ही नहीं है यहां पे, क्योंकि कन्फाइंड तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो हर जगह फैला हुआ है, सही है जी। तो इस केस के अंदर आपने देना है टेक्निकली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। यहां तक सही लिखा था? कितने लोगों ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात लिखी है? वेरी गुड। नहीं, अभी सुनते एक मिनट, हाँ सुनते हैं, एक मिनट। हेलो, हाँ यार उससे बात हो गई, वो कह रहा है मैं टायर और अभी वो कर देता हूँ तुम्हें, प्लीज ना, लव यू यार, मोहब्बत में। अच्छा सुन तू बेग, तेरे को मैं एक काम करता हूँ, तू जाएगा कैसे भाभी को लेने? जाएगा कैसे? तो तू एक काम कर सकता है कि तू यहाँ पे फिर या तो करीम मोबाइल में आ जा, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। यार उसको बोला है ना मैंने। अरे वो दूसरा काम कराऊंगा ना, मुझे जाना है। अरे मुझे लेके, अरे नहीं कराएगा, मैं तेरे को कह रहा हूँ ना, वो करा के दे रहा है ना, वो जिस बंदे का रेफरेंस दिया है वो तमीज़ से करा के देगा। अबे वो कल दूंगा मैं उसको, अबे भाई मैं हैदराबाद से आके मैं दूंगा उसको, कल ही दूंगा, मैं तेरे को कह रहा हूँ ना। अभी एक काम तो करने दे मुझे, ये कह रहा हूँ, सही है। प्लीज़, लव यू, प्लीज़ इतना मानना, मुझे खाली दो, वही तो कह रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जा बस, उसको मैं दवाई दिलाता हूँ, रुक जाना 2 मिनट रुक जा बस, मैं क्लास तो ख़त्म करूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, सही है। प्लीज़ ओके। अच्छा भाई ताजा सुनाओ, एक मिनट, बातें नहीं यार, यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव। पॉइंट नहीं, देखो मेरी बात समझो, पॉइंट्स की कहानी नहीं है। आप अभी वो लिख रहे हैं जो आपने एग्जाम में लिखना है। ऑडिट में सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है कि मैं अपने तरीके से पॉइंट्स बना रहा हूँ। देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉइंटर्स इन ऑडिट। आप बताएं आपने क्या लिखा है, वैसे ही सुनाओ मुझे जैसे बताया। नहीं लिखा कैसे, ये बताओ बस। देखो मैंने कभी ऐसा लिखना सिखाया ही नहीं है। मैंने आपको बताया था आप सिचुएशन को रिप्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे कि आपकी नज़र में ये स्कोप लिमिटेशन है या मिसस्टेटमेंट है, और फिर परवेजिव है या मटीरियल है, और फिर आपके इम्पैक्ट्स। आपने डायरेक्शन गलत पिक की ताजा, तो उसका ख्याल रखो। गलत, वेरी रॉन्ग। हाँ जानी सुनाओ। ऑडिटर शेल एक्सप्रेस अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, सही है जी जानी सुनाओ।
नहीं, अब इसमें थोड़ा सा तुमने अंग्रेजी आगे पीछे कर दी। आपने बोला बिकॉज इट्स इम्पैक्ट इज एक्सीडिंग मटीरियलिटी, सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। पहले तो ये बोल दो दिस इज कंसिडर्ड टू बी बट एंड परवेसिव ऑल्सो, बिकॉज दिस इज नॉट कन्फाइंड टू अ। तो आप पहले ये बात तो बेशक बताएं, मटीरियलिटी से ऊपर तो है, क्योंकि हमने तो ये सीखा है कि हर परवेसिव आइटम मटीरियल तो होगा, पर हर मटीरियल आइटम परवेसिव नहीं हो सकता। सही है जी। तो आपने यहां तक तो सही लिखा था कि दिस इज एक्सीडिंग मटीरियलिटी लेवल, और आप इस पे कंक्लूड कर देना कि दिस इज एक्सीडिंग मटीरियलिटी, दैट्स व्हाई हम डिस्क्लेमर दे रहे। नहीं, आप बोलेंगे दिस इज एक्सीडेड मटीरियलिटी लेवल, बस दिस हैज कंसिडर्ड टू बी अ परवेसिव मैटर बिकॉज दिस इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। क्लियर जी यानी? हाँ बिल्कुल लिखेंगे प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट्स। और एक और चीज बताऊं मजे की, आपसे रिपोर्ट की बात पूछी है ना तो कैम भी नहीं आएगा। तो ये तो आपको पता है ना, एग्जामिनर को कौन बताएगा? हाँ नहीं, आप देखें, आपने पहले सिचुएशन बताई, ऊपर बता दिया ओपिनियन पे इंपैक्ट क्या आएगा। आप बोलेंगे इंपैक्ट्स ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, अब मैं आपको एग्जामिनर की थीम बताता हूं, सुनो। इंपैक्ट्स ऑन द ऑडिट रिपोर्ट का मतलब है रिपोर्ट में क्या क्या चेंज होगा। हम रिपोर्ट में ये लिखेंगे वी हैव बीन इंगेज। अच्छा, हम शुरू करते हैं। अगर नॉर्मल ओपिनियन होता ना, मेरी बात को सुनना समझना, इसमें कंफ्यूजन हो तो अभी अभी पूछना। हम यूजुअली ओपिनियन के सेक्शन को शुरू करते हैं। कितने लोग आप में से ऐसे जिन्होंने ओपिनियन का सेक्शन रीड किया हुआ है? ओपिनियन, अच्छा, वो शुरू होता है वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ये। पर इस केस के अंदर व्हेनेवर यू गिव डिस्क्लेमर यू कैन नॉट राइट वी हैव ऑडिटेड, वी वर एंगेज्ड, वी वर एंगेज्ड। तो आपने देखो रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस द रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन इंक्लूडिंग द चेंजेस दैट नीड्स टू बी मेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। ये रिक्वायरमेंट को गलत पिक करना मतलब सवाल आपके हाथ से गया, दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज वेरी लो। मैं तो आपको सिखा रहा हूं ना, मैं तो आपकी डिटेलिंग पे काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो गलतियां नहीं करो जो लोग करते हैं। वो कह ये रहा है कि रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस तो बताओ, इसके साथ साथ ये भी बताओ कि रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन के साथ किस एरिया में क्या चेंज आएगा, वो चेंज लिख के दो। यानी एक होती है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, एक होती है, इसको मैं यूं समझाता हूं, भाई मैंने अभी एक कार परचेज की अनमॉडिफाइड, अब मुझे उसमें साइलेंसर चाहिए निकला हुआ ताकि आवाज है, वो क्या है? उसके अंदर मेरे को लाइट चाहिए गोल वाली, मॉडिफिकेशन। तो यानी मैं कह रहा हूं जो जो चेंज होगा वो मैं बता रहा हूं। बात समझ आ रही है? तो यूजुअली अनमॉडिफाइड रिपोर्ट स्ट्रेट रिपोर्ट इज सिंपल, एंड इफ वी डू एनी मॉडिफिकेशन तो मतलब वो मॉडिफाइड रिपोर्ट है। अब फर्क है, एक चीज सिखाता हूं आज की क्लास में, ये सुनना। मॉडिफाइड रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन में फर्क है। सुनो, मॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब है अगर मैंने किसी रिपोर्ट के अंदर एम्फेसिस ऑफ मैटर भी डाल दिया तो वो रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई, ओपिनियन मॉडिफाई। अब बात समझे मेरी, इसको पिक करें। मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी पूरी रिपोर्ट के स्ट्रक्चर में मैं कोई अनयूजुअल चीज डाल दूं जो कि नहीं होती, यूजुअली नहीं होती, वो क्या होगा? अच्छा, अगर मैं किसी रिपोर्ट में कैम डाल दूं, गलत, मॉडिफाइड नहीं होगी। लिस्टेड कंपनी में यूजुअली आता है, ये सिखा। अब मैं एग्जामिनर हूं ना, मैं तुमसे सवाल ही यही पूछूं, मैं बात होता तुमसे सवाल ही ऐसे पूछूं कि बताओ ये मॉडिफाइड है नहीं है, तुम लिख के आ जाओगे मॉडिफाइड है। मैं कह रहा हूं लिस्टेड कंपनी के केस के अंदर की ऑडिट मैटर क्या यूजुअल है अनयूजुअल है? यूजुअल है। दैट मींस कि आप कहेंगे कि वो भाई अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है। पर अगर लिस्टेड कंपनी के केस में मैं अदर मैटर पैराग्राफ डाल दूं, रिपोर्ट क्या हो गई? मॉडिफाई हो गई। ईओएम डाल दूं, नहीं, वो तो देखो कंडीशन है ना, आप दो चीजों को मिक्स कभी भी नहीं करें। जो मैं बोल रहा हूं उसको सोचें। मैं कह रहा हूं एम्फेसिस डालना है नहीं डालना, डिस्क्लोजर है नहीं है, वो तो एम्फेसिस देने की कंडीशन है। पर इफ यू आर गिविंग एम्फेसिस दैट मींस कि योर रिपोर्ट हैज बीन मॉडिफाइड, नॉट योर ओपिनियन, नॉट योर। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूं तुमसे, तुम लोग हाँ या ना में जवाब देना, ऑनलाइन वालों तुम भी। अगर मैं ये कहूं मैंने अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया, ओपिनियन को, तो क्या मेरी रिपोर्ट भी मॉडिफाई हो गई?
यस ऑब्वियसली, यानी ये बात तो समझ आ रही है, ओपिनियन के मॉडिफाई होने से रिपोर्ट तो मॉडिफाई हो जाती है, और ऐसा केस है कि ओपिनियन सही हो फिर भी रिपोर्ट मॉडिफाइड। एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, मटीरियल अनसर्टेनिटी, रेट इज गोइंग कंसर्न, ये सारी चीजें क्लियर है जी। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना मेरी जान, यूजुअली हर रिपोर्ट में एम्फेसिस नहीं आता। आप ऐसी 100 रिपोर्टें उठा के देखें, आपको कुछ में मिलेगा, वो कुछ में इसलिए मिलेगा whenever you consider it necessary to emphasize any matter that in your consideration is fundamental for the user understanding of the financial statement। अब हर मैटर तो हर कंपनी में नहीं होता ना, और वो मना भी करता है, बोलता है एम्फेसिस ऑफ मैटर को ऐसे यूज नहीं करना कि जैसे तुम्हारे बाप की जागीर है। वो बोलता है, लिखता है, मतलब इंग्लिश में जलील करता है, वो करता है कसम से। वो बोलता है कि वाइड स्प्रेड, मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ, अंग्रेजी में जलील करना भी तो हल्का सा लगता है ना, उर्दू में बाप की जागीर बोल दिया तो मुश्किल लगी, गुस्सा आया। वो बोलता है वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट डिमिनिशेस द यूजफुल वैल्यू ऑफ द यूएम। क्योंकि भाई यूजर बोलेंगे हाँ भाई एम्फेसाइज कुछ ना कुछ कराया होगा, पर अगर अचानक से आ जाए तो मतलब कुछ तो है, तो यानी बोलते हैं वाइड स्प्रेड यूज आप हटाएं। अच्छा, एग्जाम्पल में ऐसा भी सवाल बन सकता है, क्योंकि देखो एक एक लाइन है ना, एक सवाल आपको दे रिपोर्ट में और वो बोले यूजुअली ऑडिटर गिव्स ईओएम ईच एंड एवरी ईयर, नहीं मॉडिफायर तो तब भी होगा मेरी जान, पर उस पर बोले कमेंट्स दें अपने, तो आपने यहां से उठा के लिखना होगा कि वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट इनकरेज बिकॉज इट डिमिनिशेस इट्स यूजफुलनेस। तो यहां से इसका सवाल का सोल्यूशन बनेगा। बात समझ आई? तो देखो मैं तो वो बता रहा हूं जो पूछ सकता है, क्योंकि अब मेरी डिस्कशन चल रही थी पार्टनर से, तो एक मेरा सुपरवाइजर था, मेरा एम भी था, उन्होंने बोल दिया सर मैं काम करते ना ये सारे मैटर्स ना एम्फेसाइज करा देते हैं। उन्होंने बोला आप वो तो ऐसी बात है, नंबर बढ़ा देते ना उसके सामने, पार्टनर के सामने। उस चर्सी ने मुझसे डिस्कस नहीं किया पहले, तो असलान मेरे जो पार्टनर उन्होंने कहा ये तुम्हारे साथ है, मैंने मेरे साथ नहीं है भाई, मैं ओन ही नहीं करता। तो फिर बोला, उन्होंने मुझे बोला आकाश तुम बताओ इसको कि क्यों नहीं देंगे, तो मैंने तो वहाँ पे यही बोला, मैंने कहा भाई वाइड स्प्रेड यूज सर मना किया है, जब काम की बात होगी तब देंगे। तो बोला सुना? उन्होंने बोला हाँ सुना। मतलब आज के बाद मुझसे पहले किससे पूछोगे? उन्होंने बोला सर आकाश से। तो मैंने कहा चलो बात समझ आ गई। खैर समझने की बात ये, प्रैक्टिकली भी मैंने देखी है ना चीजें, पार्टनर क्यों मना करता है देने से, जहां देना चाहिए वहां दें। ऐसा तो नहीं हर चीज दिल चाह रहा है इसको भी दिखा देते हैं, इसको भी, तो फिर शेयर होल्डर बोलेगा चसी तूने क्या देखा, सबसे मुझे दिखा रहा है। बात समझ आ रही है? ऐसे तो आप लिख दें वी ड्रॉ योर अटेंशन फ्रॉम नोट 1 to 36, पूरे देख ले, सही है, तो ऐसा तो मना है ना। खैर चलें, अब इसको हम रीड करते हैं। जी जानी, देखो ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है तो बेसिस फॉर ओपिनियन ही लिखेंगे ना, तो सब सही है। देखो यूं याद रखो, एक रिपोर्ट का स्ट्रेट फॉर्मेट है, उसमें छेड़खानी हुई तो मतलब रिपोर्ट क्या हो गई, चाहे आपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया, मटीरियल अनसर्टेनिटी डाल दिया, एम्फेसिस डाल दिया, अदर मैटर डाल दिया, रिपोर्ट हैज बीन मॉडिफाइड। क्लियर है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है? जल्दी से जानी, तब भी मटीरियल है, परवेजिव है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन, ये लिख सकते हैं। कैलकुलेट तो करके दिखाना है। आप बोलेंगे दिस अमाउंट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल एंड परवेजिव बिकॉज प्लस इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। चलें जी, अब देखते हैं कि आपका आइडिया कहां तक पिच इन किया। और मैं तो कह रहा हूं अभी तो पहला पास पेपर है, अभी तो कारवां शुरू हुआ है, अभी हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, उसमें बेफिक्र रहो। इधर आ जाओ, मैंने कहा मल्टीपल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अफेक्टेड फॉर विच द ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट विच इज द स्कोप लिमिटेशन इम्पोज बाय द सर्कमस्टेंसेस। ये तो हालात वाकयात है ना, मैनेजमेंट ने खुद तो नहीं किया, ऐसा ही है ना। आगे, सिंस द अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू अ एंड दीज आल्सो रिप्रेजेंट्स अ सब्सटेंशियल पोर्शन, दोनों बातें कही ना। चलिए जी, एंड हाउ यू आर डिटरमाइनिंग दैट दिस इज अ सब्सटेंशियल पोर्शन? नेट एसेट्स का 25%, तो भाई प्रॉफिट को कहां उठा के फेंकेगा ये। खैर, इट विल हैव अ परवेसिव इफेक्ट ऑन दी एफएस। Auditors shall disclaim an opinion as they are unable to obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the opinion.
the auditor concludes that the possible effects of the financial statements of undetected misstatement if could be material and why I am saying that possible effects, स्कोप लिमिटेशन को पक्का पता तो मैं कह रहा हूं अगर होता तो परवेजिव होता, यहां तक कोई मसला। अच्छा, अगर ये 7 नंबर का सवाल है तो आप लोगों को 4 नंबर मिल चुके हैं सिर्फ इसके कि ये डिटरमाइन कर लिया कि स्कोप लिमिटेशन है और डिस्क्लेमर है, 4 नंबर आ गए। टेक्निकली यू हैव अचीव पासिंग मार्क्स इन दिस सिंगल क्वेश्चन। आगे की बात कर लेते हैं क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी ड्राफ्टिंग, क्योंकि देखो इसमें आप लोगों ने मिस क्या किया पता है, इंक्लूडिंग द चेंजेस। आप अभी हम खाली फोकस करेंगे, मैं ICW के ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा ना, दिमाग की बत्तियां चारों तरफ रोशन हो जाएंगे, जिसमें तुम्हें से फोकस करना है कि चल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। सही है जी। अभी तो ये तुम अपने कर लो बेसिक क्वेश्चन, जो ये बेसिक ही कहता हूं मैं तुम्हारे ICAP के क्वेश्चन को, ये छापता क्योंकि वहीं सही है, हम करेंगे वही। सही जी, तभी तो लगते हैं ना सवाल, तो करेंगे वहां पे, तुम्हें दिखाता हूँ दुनिया क्या है। वो लिख के दे देगा, बोलेगा इसमें गलतियां निकालो, उसके लिए तुम्हें याद होना चाहिए। सही है जी। खैर आगे चलते हैं, अभी दुनिया बाकी है। हमने कहा चेंजेस इन स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट, इसका क्या मतलब है चेंजेस इन स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट? अनमॉडिफाइड में क्या मॉडिफाई होगा, क्लियर है। आगे पहला, जब भी ऑडिटर डिस्क्लेम करता है तो वो कहता है कि ऑडिटर ओपिनियन नहीं दे रहा, और हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर। आपको इसके 3 नंबर नहीं मिलते क्योंकि आप लोगों ने याद नहीं किया हुआ, ये तो मैं श्योरिटी से कह रहा हूं, आप लोगों ने याद नहीं किया हुआ। मैंने देखो, मैं ये अब खुल के कहता हूं रिकॉर्डिंग में, बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है इस हिसाब से कि देखो आपसे ओपिनियन ना तय हो गया, भाई ओपिनियन आप लिख सकते हैं कि भाई रिपोर्ट इज नॉट अबाउट ओनली ओपिनियन, रिपोर्ट इज अबाउट एवरीथिंग, कि ये होगा तो इसमें ये ख्याल। जब पार्टनर के पास रिपोर्ट साइन कराने जाते हो ना, तो पार्टनर ये नहीं देखता ओपिनियन इसने ड्राफ्ट किया नहीं किया, पार्टनर ये देखता है इस ओपिनियन के हिसाब से जहां जहां इफेक्ट है क्या वो इसने सही पिक किए या नहीं किए। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि एक वजह से जहां जहां इंपैक्ट आएंगे वो सब लिखने होंगे। तो पहला हम शुरू कहां से करते हैं, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऐसा ही है। और हम कहते हैं कि हमने एविडेंस ऑब्टेन और हम कोई ओपिनियन नहीं दे। तो देखो ये लिखा हुआ है, द ऑडिटर does not express an opinion on the FS, ये लिखूंगा। दूसरा, because of the significance of the matter described in basis for disclaimer of opinion para, the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a reasonable basis for opinion। अच्छा, ये एग्जैक्ट स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स हैं, यही तो मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को ये बात याद है कि मैंने कहा था ये याद करनी है, स्पेसिफिकली कहा था, और मैंने इसलिए कहा था कि आपको यहां पे लिखना होगा। आप खुद सोचो, एक भाई मेरे लिए बहुत आसान है, बाखुदा मैं बेवकूफ बना दूं, मैं बोलूं देखो तुम्हें सोचने की सलाहियत दे दी, भाई तुम पास तब होगे जब तुम्हें सोचने के साथ लिखने की सलाहियत हो, और लिखोगे तब जब तुम्हें याद होगा। तो यार रेदर देन बीइंग अ बेवकूफ पर्सन, आप उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें, याद कर लें, आपको अल्फाज होंगे आप लिख पाएंगे, क्योंकि आपको ये तो याद है कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर होता है, हम कोई ओपिनियन नहीं देते, पर क्या ये उर्दू में लिखेंगे या उसी की जबान में? तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, ये रट्टा नहीं है, ये स्टैंडर्ड वर्डिंग्स हैं जो आपको भेजे में फिक्स होनी चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में फर्क ये होगा, आपके सामने होगी, बात समझ आ रही है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी गलती तब डिटेक्ट होती है जब आपको एक बार याद हो, तो अभी हम वही कर रहे हैं। खैर आगे मैंने कहा द ऑडिटर शेल ऑल्सो अमेंड, अच्छा द ऑडिटर शेल अमेंड द ओपिनियन सेक्शन टू स्टेट ऑडिटर वॉज एंगेज, ये ना। अच्छा मैं ये क्यों नहीं लिख रहा वी हैव ऑडिटेड, किया ही नहीं है, किया ही नहीं है, हम लिख रहे हैं वी वर एंगेज, हमें एंगेज किया गया था ऑडिट के लिए, जो कि हम कर नहीं सके। बात क्लियर है? तो ये एक डिटेलिंग हो गई। अच्छा भाई इसके बाद और यहां पे लिख के देता है द ऑडिटर शेल ऑल्सो अमेंड द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोप ऑफ द ऑडिट अकॉर्डिंगली। वो कह रहा है जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ है उसमें अब आप सिर्फ 3 चीजें बताते हैं। ये कितने लोगों ने याद किया था? किसी ने भी नहीं किया। अब ये आपका टास्क है कि घर जाके आप ये देखेंगे कि स्कोप लिमिटेशन के अंदर जब हम स्कोप लिमिटेशन देते हैं, अच्छा वैसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में 11 पॉइंट्स थे, सही है ना? वो कह रहा है 11 को हटा दो, सिर्फ 3 रहने देना, बाकी सारे हटा देना। अब वो कौन कौन से वो आप देख के आएंगे, आप जैसे ही क्लास से निकलेंगे मैं आपको ग्रुप पे भी भेज दूंगा,
सही। तो ये इतनी भी मेहनत नहीं करनी, बोल रहा ग्रुप पे भेज दूंगा, ढूंढना नहीं है, चलो मैं भेज दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ थॉट प्रोसेस इधर। चलो खैर सुनो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये इम्पैक्ट्स हैं। इम्पैक्ट्स ये हैं कि मैं कह रहा हूँ कि भाई जब आप डिस्क्लेमर देंगे तो अब हम कंक्लूड कर लेते हैं। आप ये नहीं कहेंगे मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, आप ये नहीं कहेंगे वी हैव ऑडिटेड, हम लिखेंगे वी वर एंगेज। सही है, हम बोलेंगे हमें कोई सबूत नहीं मिला जिसके बिना पे मैं ओपिनियन दे सकूं। चौथा वो बोल रहा है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन के अंदर आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हटा के सिर्फ 3 रहने देना। 3 में से मैं तुम्हें बता देता हूं। वो पहली चीज कहता है कि हम इंडिपेंडेंट थे, हमें ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया था और हमें सबूत नहीं मिला। सही जी। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी फ्रेमवर्क के तहत बनाए गए थे। तो नहीं, अश्योरेंस तो दे ही नहीं रहे। हाँ, तो ये बात समझ आई। तो खैर आप उसको तो आप वो बताएंगे ना कि व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी मटेरियल, सारी चीजें। मैं कह रहा हूँ 3 चीजें वो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देखिएगा। सही जी। चलो बोले 2 पता लग गया, तीसरा इधर बाकी सारी क्यों नहीं लिखते पॉइंट्स। अच्छा देखो, फरिया कह रही है ये लॉजिकल सवाल है कि सर बाकी सारी चीजें क्यों नहीं लिखते। बात समझो इधर सुनो। उसमें जो बकाया के पॉइंट्स हैं कि हम इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट करेंगे, हम उसको समझेंगे, वो करे नहीं। नहीं वो, अरे मेरी जान, वो कह रहा है कि भाई आपने सिर्फ 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है। सही है जी। पहला कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फ्रेमवर्क के तहत बने हुए थे, हम इंडिपेंडेंट थे और हमें सबूत नहीं मिला, और जो सबूत नहीं मिला उसके बेसिस हमने बताए हुए बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहना। सही जी। क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां तब बताते हो जब आपने कोई काम किया हो। तो वो कह रहा है कि भाई चलो तुम्हें एक कंक्लूजन भी देता हूं, तुम्हें क्लियर हो जाएगी, याद भी रहेगी बात, सुन लो। वो कहता ही है कि जब आप जिम्मेदारियां बताओगे ना इतनी सारी, तो शेयर होल्डर आपको गिरबान से पकड़ेगा, बोलेगा तेरी तो जिम्मेदारी थी चस्ती, तूने ऑडिट क्यों नहीं किया। तो मैं उसको उस वक्त एक्सप्लेन करूं कि भाई ये मसला है कि ऊपर देखो जाके लिखा हुआ, तो मैं यहीं अपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेक्शन में रेफर कर दूंगा कि मैंने कुछ काम नहीं किया बिकॉज ये लिखा हुआ कहां पर है, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में। कहानी समझ आई। तो मैं अपनी जिम्मेदारियां इसलिए नहीं बता रहा। वो लगा तुम्हारी जिम्मेदारी थी चौसी, तुम लिख के दे दो, तुमने किया क्यों नहीं है। बात समझ आई। तो इसलिए कह रहा है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस के अंदर आप उनको साइड में कर देंगे। बात क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा, और फिर मेरे ख्याल से जब आप डिस्क्लेमर दे दिया तो आप कैम भी नहीं देंगे। तो सर ये क्या लिखा हुआ है कि भाई अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, जब ऑडिटर डिस्क्लेम करेगा तो वो की ऑडिट मैटर नहीं देगा। बात क्लियर है, पक्की बात है। चलें जी, अब बल्कि हम शायद ज्यादा टाइम ले गया हूं। चलें जी, पर अगेन देखो मैं ये अभी ये इसको यहां तक रख रहा हूं। इसका दूसरा पार्ट जो है, सही जी, मैं आपको भेज रहा हूं, आप करके फिर सोल्यूशन देखना और फिर हम कल डिस्कस करते हैं उसको। सही जी। और आगे पास पेपर है तो परेशानी नहीं है। सर अगर डिस्क्लोजर ना दें, हम बेसिस फॉर ओपिनियन में डिस्क्लोज देंगे, क्वांटिफाई कैसे करेंगे, समझा नहीं उस्मान। हाँ वो भी लिख सकते हैं। मिस स्टेटमेंट हो, डिस्क्लोजर ना दिया हो, बेटा कैसी बातें कर रहा है यार। मिस स्टेटमेंट हो, डिस्क्लोजर ना दिया हो, कैसी फजूल बात है। मिस स्टेटमेंट होगी तो गलती है ना, डिस्क्लोजर जैसे क्या ताल्लुक है मेरे भाई उस्मान जानी। मिस स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर का ना देना भी मिस स्टेटमेंट है, दो चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो। मिस स्टेटमेंट इज मिस स्टेटमेंट। अब यू नीड टू डिसाइड मटेरियल है या परवेजिव है। उस्मान क्या हो गया बेटा, दो चीजों को मिक्स क्यों कर रहे हो। तुम व्हाट्सएप पे आ जाओ मेरे पास। सही है। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी आपने जो सॉल्यूशन दिखाया